स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने एक प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित भाजित करता है। मतलब अगर कोई एक वृत्त है, उस वृत्त में मान लीजिए एक जीवा है, ये जीवा हो गई, और ये केंद्र से इस जीवा पे जब लंब डालते हैं तो इसके दो समान भाग करता है। आपने ये पढ़ा था। लंब डालना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। इसका यूज करके आपने प्रश्न संग्रह 6.1 के क्वेश्चंस किए थे। अब एक नई चीज और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, उसको जरा देखिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ध्यान रखो, एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये पहला पॉइंट देखिए, एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। और दूसरा है एक ही वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं सर्वांगसम होती है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। यहाँ विलोम मतलब उल्टा नहीं होता, ध्यान रखिए। यहाँ विलोम का मतलब होता है कि दत्त और साध में परिवर्तन। क्या बता रहा है? एक तो ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त में मान लीजिए एक जीवा है ए बी, ये जीवा ए बी हो गई, और दूसरी जीवा है मान लीजिए पी क्यू। ये दो जीवा हो गए। एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा पी क्यू। यहाँ पे मान लेते हैं केंद्र ओ है। यहां से ए बी जीवा पर लंब डाल दिया, मान लो ओपी, ओपी लंब डाल दिया, और यहां से ओ से ये पी क्यू, नहीं पी तो यहाँ नाम है तो कुछ और डालना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो ओ सी, ओ सी लंब डाल दिया, और यहाँ ओ से पी क्यू पे लंब डाल दिया, मान लो ओ डी, ओ डी लंब डाल दिया। तो ओ से जीवा ए बी पर लंब डाल दिया ओ सी, और ओ से जीवा पी क्यू पे लंब डाल दिया ओ डी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहला प्रमेय क्या बोल रहा है? पहला प्रमेय बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये जीवा ए बी और जीवा पी क्यू सर्वांगसम हो। सर्वांगसम का मतलब है कि दोनों की लंबाई समान हो। जैसे अगर मैं बोल दूं कि ए बी जीवा और पी क्यू जीवा दोनों की लंबाई समान है, मान लो दोनों की लंबाई 5 सेमी है, तो अगर ए बी और पी क्यू, ए बी भी जीवा है, पी क्यू भी जीवा है, तो जीवा समझ में आता है ना। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लीजिए, उसको मिला दीजिए, जीवा होती है। ऐसे देखिए, पी और क्यू दो बिंदु है, मिलाया गया तो जीवा है। तो जीवा ए बी जीवा पी क्यू दोनों की लंबाई देखो समान है। तो अगर इन जीवाओं की लंबाई समान रहेगी तो इनकी केंद्र से जो दूरी रहेगी ना, ये देखिए, जीवा ए बी की केंद्र से दूरी है ओसी। जीवा ए बी की केंद्र से दूरी क्या है? ओसी। केंद्र से जीवा तक की दूरी क्या है? ओसी। और जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी है ओडी। तो अगर जीवा ए बी जीवा पी क्यू के बराबर रहेगा तो केंद्र से इस जीवा की दूरी भी समान रहेगी, मतलब ओसी भी ओडी के बराबर है। ये आपका पहला प्रमेय बताया कि अगर जीवाएं सर्वांगसम हैं तो उनकी केंद्र से दूरियां भी सर्वांगसम होंगी। ओसी जो है वो भी ओडी के बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट बोलता है कि उसका उल्टा, कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है, ऐसे वृत्त, इस वृत्त में एक जीवा हो गई, मान लेते हैं ए बी, दूसरी जीवा हो गई पी क्यू, और फिर यहाँ केंद्र ओ है। ओ यहाँ से जीवा पे लंब ओ सी डाला गया, यहाँ से जीवा पे लंब ओ डी डाला गया। अब इसमें क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा, इसमें आपको अलग चीज बताया जाएगा। इसमें बताया, किसी ने बता दिया कि ओ सी ओ डी के बराबर है। अब ध्यान से देखना, वो क्या बोला? ओ सी की लंबाई ओ डी की लंबाई के बराबर, मान लो बोल देता है 3 सेमी। ओ सी और ओ डी की लंबाई बराबर है, मान लेते हैं कि दोनों की लंबाई कितना है? 3 सेमी। अब वो आपसे बोलेगा अगर जीवा ए बी की लंबाई 5 सेमी है तो जीवा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसने क्या बता दिया कि ओ सी ओ डी के बराबर है, मतलब ओ केंद्र ओ से इस जीवा ए बी की जितनी दूरी है ये दूरी, और पी क्यू की केंद्र से दूरी, मतलब जीवा ए बी की केंद्र से दूरी, जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरियां समान है। तो अगर इस जीवा ए बी की लंबाई 5 सेमी है तो बताइए जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि
एक ही वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो जीवाएं होती हैं वो भी सर्वांग सम होती हैं। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, देखिए जितनी दूरी पे ए बी है उतनी जो दूरी पे पी क्यू है, तो समान दूरी पे है, तो केंद्र से समान दूरी पे है ए बी और पी क्यू, तो ए जीवा भी सर्वांग सम होगी। इसका मतलब ए पी क्यू जो है वह ए बी के बराबर होगा, और जब पी क्यू ए बी 5 सेमी है तो पी क्यू का मान भी कितना होगा, 5 सेमी। तो ये अगर आप देखो तो इसमें दोनों में फर्क क्या है, इसमें जीवा सर्वांग सम दिया था तो प्रमेय से हमने मान लिया कि अगर जीवा सर्वांग सम दिया हुआ है तो इसका मतलब केंद्र से दूरी भी सर्वांग सम होगी। मतलब प्रश्न में जीवा सर्वांग सम दिया था और हमने प्रमेय से जान लिया कि केंद्र से दूरी समान होगी। और इसमें कैसा है, केंद्र से दूरी समान दिया हुआ है प्रश्न में केंद्र से दूरी समान दिया हुआ है, तो हमने ये प्रमेय से जान लिया कि जीवा की लंबाई भी समान होगी। मतलब इसमें जीवा समान दिया था और इसमें जीवा समान नहीं दिया, इसमें केंद्र से दूरी समान दिया है। इसमें जीवा समान दिया है तो हमें ये पता चल गया कि अगर जीवा समान है तो इसका मतलब केंद्र से दूरी समान होगी, और इसमें इसका उल्टा है कि अगर केंद्र से दूरी समान होगी तो इसका मतलब जीवा समान होगी। तो प्रश्न में अगर जीवा सर्वांग सम दिया है तो आप प्रमेय कौन सा बोलेंगे कि जीवाएं सर्वांग सम है, इसलिए इनकी केंद्र से दूरी भी सर्वांग सम होगी, पहला वाला पॉइंट। और अगर आपको केंद्र से दूरी सर्वांग सम दिया है प्रश्न में तो हम बोलेंगे क्योंकि इन जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है इसलिए इनकी लंबाई, जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। तो अगर आप देखें तो यही 2 पॉइंट यहाँ पे है। एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, और एक ही वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं सर्वांग सम होती है। इसमें जीवा सर्वांग सम थी तो दूरी समान हो गई, और इसमें दूरी समान है तो जीवा सर्वांग सम हो गई। मतलब इसका दत्त इसका साध्य हो जाता है, इसका दत्त इसका साध्य हो जाता है, इसका साध्य इसका दत्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं विलोम कथन, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संग्रह 6.2 पर। प्रश्न संग्रह 6.2 का पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, उस वृत्त में 16 सेमी लंबाई वाली 2 जीवाएं हैं, तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। अब देखिए प्रश्न क्या क्या कह रहा है। इसमें आकृति बनी नहीं है, केवल प्रश्न दिया है, आकृति हमें अपने मन से बनाना है। इसमें कुछ नाम वगैरह ABCD कुछ नहीं दिया, तो हम अपने मन से ABCD PQR जो भी नाम देना अपने मन से दे सकते हैं। पहले तो क्या बोला, किसी वृत्त, मतलब एक वृत्त बनाना है अपने को, उसमें एक त्रिज्या लेना है 10 सेमी का, उस वृत्त में 16 सेमी लंबाई की 2 जीवाएं लेनी है, मतलब 2 जीवा लेनी है, दोनों की लंबाई 16 सेमी रहेगी। तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी निकालना। अब यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, इसमें एक जीवा AB है, दूसरी जीवा CD है। देखिए एक जीवा AB खींची गई, दूसरी CD। अब ऐसा ही खींचे जरूरी नहीं, आप इधर इधर किधर भी खींच सकते, पर 2 जीवा खींचनी है, एक जीवा AB दूसरी CD। AB की लंबाई भी 16 सेमी है, जीवा CD की लंबाई भी 16 सेमी है, क्योंकि दोनों की लंबाई 16 सेमी है। अब एक केंद्र से इस जीवा की दूरी निकालनी, जीवाओं की दूरी निकालना, मतलब OM, AB जीवा की केंद्र से दूरी OM है और CD जीवा की केंद्र से दूरी ON है, तो दोनों की लंबाई तो समान ही होगी अपने प्रमेय के नियम से। तो अगर हम एक निकाल लें, कोई OM निकाल लें, तो उतना ही ON भी हो जाएगा। यहाँ देखिए वही बताया कि माना O वृत्त का केंद्र है तथा रेख AB तथा रेख CD इनकी सर्वांगसम जीवाएं हैं। AB और CD दोनों सर्वांगसम जीवाएं हैं। यहाँ केंद्र O से लंब OM डाला गया है जीवा AB पर, तो रेख OM लंब रेख AB। अब यहाँ आप रेख AB लिखो चाहे जीवा AB लिखो, उससे फर्क नहीं है। और AM भी एक रेखी है, आप देख भी रहे हैं डायग्राम में। और इधर ON लंब है CD पर, ये देखिए रेख ON लंब है CD पर, और इसमें जो है ना CND ये एक रेखी है। तो देख लीजिए OM AB पर लंब डाला गया है और ON CD पर लंब डाला गया है, और इसमें AM भी एक रेखी है, इसमें CND एक रेखी है। अब आते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो OB इस वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र से वृत्त तक की जो परिधि तक की दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं।
OB भी त्रिज्या है, OD भी त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान 10 सेमी दिया है। इसका मतलब OB का मान भी 10 सेमी है, OD का मान भी 10 सेमी है। देखिए OB बराबर OD बराबर 10 सेमी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी है। अब देखिए जीवा AB दिया है 16 और जीवा CD भी दिया है 16। यहां से देखिए AB और CD दोनों समान है, कितना है? 16 सेमी, ये दिया हुआ है। अब जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इधर से ये देखिए, ये जितना भी काम है ना, ये आपका इतना पूरा ये प्रश्न संग्रह 6.1 में आपने जो करते थे वही करना है, सेम। क्या करना है? ये देखिए, ये आपको OB पता चल गया ना, इधर OB कितना पता चल गया? 10। और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 समान भाग करता है। अब AB अगर 16 है तो MB कितना हो जाएगा? BM कितना हो जाएगा? उसका आधा 8 हो जाएगा। देखिए वही किया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। MB बराबर 1/2 AB, 1/2 AB का मतलब समझ में, AB का आधा, MB बराबर 1/2 गुणे AB का मान 16 है। अब 2 8 16, 8 1 8, MB का मान 8 आ गया। तो वही निकाल के दिखाया। देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 8 बोल दिया क्योंकि 16 का आधा 8 होता है, लेकिन वहां निकाल के दिखाया है। अब यहाँ देखेंगे तो समकोण त्रिभुज OMB, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OMB, इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय लगा के हम OM निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 अंश के सामने OB क्या है? OB कर्ण है। OM पहली भुजा हो गई, MB दूसरी भुजा हो गई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। तो यही यहाँ पे देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पे आपका वही है, देखिए समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस के प्रमेय से OB स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। यहाँ देखिए वही लगाया, OB स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया। अब OB का मान कितना है? 10 है, MB का मान कितना है? 8 है, और OM का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? OB का मान 10 रख देंगे, तो OB का मान देखिए 10 रख दिया, OM निकालना है और MB का मान 8 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए वही किया है। इसमें चाहो तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, OM का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 8 स्क्वायर 64, और 64 का इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा OM स्क्वायर बराबर देखिए 100, और इधर आके 100 की तरफ आएगा तो 64 हो जाएगा। 100 में 64 घटा तो 36 आ गया। तो OM बराबर 36 का वर्गमूल निकाल लिया, क्योंकि जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जिसके ऊपर स्क्वायर, जब वर्गमूल लेंगे तो जिसके ऊपर स्क्वायर है उसका स्क्वायर हट जाएगा, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं उसके ऊपर कड़ी लग जाएगी। तो 36 का वर्गमूल 6। तो ये काम आपने वैसे किया जैसे आपने 6.1 में करते थे। इस तरीके से OM का मान 6 आ गया। देखिए OM का मान कितना आ गया? 6। अब यही वाला नियम आप लगाएंगे कि क्योंकि जीवा AB जीवा CD के बराबर है, प्रश्न में ही दिया है कि वृत्त में 16 सेमी लंबाई वाली 2 जीवाएं हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर वृत्त की जीवाएं सर्वांग सम है तो उनकी केंद्र से दूरी भी समान होगी, मतलब OM जितना आया रहेगा उतना ही ON भी होगा। यहाँ देखिए वो लाइन लिखना पड़ेगा आपको, सर्वांग सम जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, मतलब समान दूरी पर होती हैं, इसलिए ON OM के बराबर होगा। जब OM का मान 6 सेमी है, OM का मान 6 सेमी है तो ON का मान भी 6 सेमी होगा। देखिए ON OM के बराबर होगा तो ON का मान भी 6 सेमी। इस तरीके से जीवा की केंद्र से दूरी कितनी हो गई? 6 सेमी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका दूसरा भी है। दूसरा देखेंगे, एक वृत्त में समान लंबाई वाली 2 जीवाएं हैं। जैसे देखिए इसमें भी क्या बोला था कि AB और CD दोनों जीवाओं की लंबाई समान है, और इसमें भी वही चीज बोल रहा है कि समान लंबाई वाली 2 जीवाएं हैं। वे जीवाएं केंद्र से 5 सेमी दूरी पर हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में माना एक वृत्त है, ये देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, तो माना O वृत्त का केंद्र है, तथा AB और CD वृत्त की समान लंबाई वाली जीवाएं। अब इसमें देखिए एक जीवा AB है, दूसरा CD है, और इन दोनों जीवाओं की लंबाई कैसी है? समान है।
प्रश्न में दिया हुआ समान है। अब उसमें क्या बोला है कि वे जीवाएं केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, मतलब ये जीवा ए बी की भी केंद्र से दूरी 5 सेमी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वही बताया कि माना ओ वृत्त का केंद्र है, ये देखिए ओ केंद्र हो गया, और ए बी और सी डी वृत्त की समान लंबाई वाले जीवाएं हैं। अब यहाँ से ओ एम लंब डाल देंगे, ओ एम लंब ए बी खींचा और ओ एन लंब सी डी खींचा। देखिए ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी। अब ओ एम लंब ए बी जो खींचेंगे उसमें ध्यान रखना है वही कि बताना है कि ए एम बी एक रेखी है, और जब ओ एन लंब सी डी खींचते हैं तो यहाँ पे सी एन डी एक रेखी है। वो तो दिख ही रहा है डायग्राम में लेकिन ये डायग्राम आपको खुद से बनाना है, प्रश्न में ये डायग्राम नहीं है। नाम आप अपने मन से कोई भी अक्षर का यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये इतना क्लियर हो गया। तो OM का मान 5 हो गया, इसका मतलब OM का मान 5 है और ON का मान भी 5 ही होगा, क्योंकि उसने बोला है कि वे जीवाएं, मतलब दोनों जीवाएं जो है वो केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। मतलब जीवा AB की भी केंद्र से दूरी 5 सेमी है और जीवा CD की भी केंद्र से दूरी 5 सेमी है। अब क्या बोल रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी देखिए, OB वृत्त की त्रिज्या हो गई और OD भी वृत्त की त्रिज्या देखिए। OB क्या है, केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, तो OB वृत्त की त्रिज्या है और OD भी वृत्त की त्रिज्या, तो OB का मान भी 13 होगा, OD का मान भी 13 होगा, तो त्रिज्या 13 दिया गया। अब यहाँ देखिए आपने ये लंब डाला है ना OM, तो एक यहाँ त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज OMB बन रहा है, समकोण त्रिभुज OMB। तो यहाँ देखिए वही बताया है कि वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी, मतलब OB बराबर OD बराबर 13 सेमी। अब समकोण त्रिभुज OMB में, समकोण त्रिभुज OMB में इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो वही फिर से आगे देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, OB, OB का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। पूरा देख लीजिए, 90 अंश के सामने OB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। इसको फॉर्मूला लगा दिया पाइथागोरस का प्रमेय। अब यहाँ पे मान रखेंगे। अब मान रखते समय देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए मान रखते समय पहले यहाँ से यहाँ किया है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब जो हम ऐसा, आप क्या करना है, ऐसा नीचे नीचे करना है। जैसे इसके बाद ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये क्या किया, ऐसा पहले ये किया, फिर ये किया, फिर उसके साइड में कर दिया, जबकि नीचे करना चाहिए, फिर उसके यहाँ पे नीचे किया, फिर उसके साइड में कर दिया, तो वो अगला अगला स्टेप है। अब देखिए मान रखेंगे, OB का मान 13 है, OB का मान 13, उसके ऊपर स्क्वायर बराबर OM का मान 5 है, OM का मान 5, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस MB का मान मालूम नहीं है, तो MB स्क्वायर वैसे रहेगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे मतलब 13 गुणे 13 कितना आएगा, 169 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 गुणे 5 कितना आएगा, 25, और ये MB स्क्वायर। अब इधर से 25 का इधर पक्षांतर करेंगे वो 169 की तरफ, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 125, और यहाँ बचेगा MB स्क्वायर। तो इधर देखिए MB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, 169 में 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। 144 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे तो इधर देखिए वर्गमूल लेने पे क्या होता है, जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है उसका स्क्वायर हट जाता है, तो MB स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं रहता वो करड़ी में चला जाता है, तो 144 करड़ी में चला जाएगा, और 144 का वर्गमूल यहाँ डायरेक्ट लिखा है 12। आप चाहे तो एक स्टेप यहाँ बढ़ा सकते हो, MB स्क्वायर बराबर 144 है तो लिखो MB बराबर, यहाँ चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, MB बराबर करड़ी में 144 और 144 का वर्गमूल 12। अब है, अब देखिए MB का मान हमें आ गया 12, देखिए MB, जब MB का मान 12 आ गया, अब आपसे कोई पूछे कि AB का मान कितना होगा, तुरंत बता दोगे। MB का मान 12 है तो AB का मान कितना होगा, 24 होगा, उसका दुगुना। जब ये देखिए A 12 है केवल इतना MB, तो पूरा कितना होगा, 24 होगा, लेकिन उसको निकाल के दिखाना पड़ेगा, कारण भी बताना पड़ेगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए MB बराबर होगा AB बटा 2। ये देखिए MB बराबर 1/2 AB। अब MB का मान 12 दिया है तो MB की जगह हम 12 रख देंगे। अब MB की जगह जब 12 रखेंगे तो 12 बराबर 1/2 AB का मान निकालना। अब 2 का इधर भाग है, उधर जाके 2 का गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ AB बचेगा। ये देखिए AB का 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, AB बराबर 12 गुणे 2, क्योंकि 2 का भाग है तो जाके गुणा हो जाएगा, 12 दूना 24,
ए बी का मान कितना आ जाएगा 24 सेमी। अब जब ए बी का मान 24 सेमी आ गया तो उतना ही सी डी का मान भी होगा। जीवा ए बी जीवा सी डी के सर्वांग सम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही बोला है कि समान लंबाई वाली जीवाएं, प्रश्न में बोल दिया जीवाएं समान, इसलिए यहाँ पे देखो लिख दिया दिया है, मतलब प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों जीवाओं की लंबाई कैसी है, समान है। तो जब ए बी की लंबाई 24 सेमी है तो सी डी की लंबाई भी 24 सेमी होगी। तो इस तरीके से उत्तर आ गया कि वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई कितनी होगी 24 सेमी। तो दोनों प्रश्न एक जैसे थे, फर्क केवल क्या था, इस प्रश्न में वृत्त की केंद्र से दूरी निकालनी थी जबकि जीवा की लंबाई दी गई थी, और इस प्रश्न में जीवा की लंबाई निकालनी थी, वृत्त की केंद्र से दूरी दी गई थी। बराबर। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न। ये देखिए तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न कट है, ये इस साल आपका कट है, तो तीसरा प्रश्न आपको नहीं कट करना, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में कट कर लीजिएगा। केवल 2 ही प्रश्न करना है, यहाँ से हमारा प्रश्न संग्रह खत्म हो जाता है, तो आप वहां पे प्रश्न संग्रह खत्म होने का निशान लगा दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब आगे आपको क्या पढ़ना है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसको बनाएंगे अगले लेक्चर में। त्रिभुज का अंतर्वृत्त क्या होता है? वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है उसे त्रिभुज का अंतर्वृत्त कहते हैं। अंतर्वृत्त के केंद्र को अंतर्वृत्त केंद्र या अंतः केंद्र कहते हैं। अब देखिए 2 होता है, एक अंतर्वृत्त होता है, अंतर्वृत्त में अंतः केंद्र होता है, और एक होता है परिवृत्त, और परिवृत्त का जो केंद्र होता है उसको परिकेंद्र कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है देखिए, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये देखिए त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर। अब आप देखिए तो ये वृत्त इसके अंदर अंदर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अंतर्वृत्त। अब लेकिन अंदर अंदर जाने का मतलब नहीं कि कैसा भी वृत्त, नहीं, अंदर अंदर जाने का मतलब है कि उसकी भुजा को स्पर्श करना चाहिए। जैसे देखिए ये वृत्त जो है ना, ये एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। जैसे अगर त्रिभुज पी क्यू आर है तो इसमें एक भुजा पी क्यू है, दूसरी भुजा पी आर है, तीसरी भुजा क्यू आर है। अगर देखो तो ये वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ध्यान रखिए तीनों भुजाओं को स्पर्श करना चाहिए। मतलब यहाँ देखिए ये वृत्त देखो इस भुजा को भी यहाँ टच कर रहा है, इस भुजा को भी यहाँ टच कर रहा है। देखिए ये भुजा पी क्यू है ना, भुजा पी क्यू को यहाँ टच कर रहा है, भुजा पी आर को यहाँ टच कर रहा है, भुजा क्यू आर को यहाँ टच कर रहा है। तो तीनों भुजाओं को स्पर्श करना चाहिए, तो उसको बोला जाता है अंतर्वृत्त। अंदर अंदर जाएगा और तीनों भुजाओं को स्पर्श करना चाहिए। ये नहीं कि 2 भुजा को तो स्पर्श किया, एक के बाहर से चला गया, तो गलत हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अब ये जो इसको खींचते कैसे हैं, इसको खींचने का तरीका क्या है? इसको खींचने के लिए क्या करते हैं कि इसका कोण समद्विभाजक खींचते हैं। ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज में कितने कोण है? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए का समद्विभाजक ऐसे खींचते हैं, कोण बी का समद्विभाजक खींचते हैं, कोण सी का समद्विभाजक खींचते हैं। तीनों जहां जाके कट करते हैं उसी तीनों जाके एक ही जगह कट करते हैं, उसको बोला जाता है अंतः केंद्र। तीनों जाके एक ही जगह पे कट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। और जो अंतः केंद्र होता है ना, यह आई से प्रदर्शित करते हैं इसको। यहाँ पे रख करके अगर आप वृत्त बनाओगे तो वो तीनों भुजाओं को टच करेगा, तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। क्योंकि यहाँ से देखिए जितनी दूर जितनी दूरी इस भुजा की रहेगी, यहाँ से उतनी दूरी इस भुजा की भी रहेगी, उतनी ही दूरी इस भुजा की भी रहेगी। आप यहाँ से रख के वृत्त बनाएंगे तो आपका देखिए ऐसा अंतर्वृत्त आएगा। या देखिए ये देखिए यहाँ पे ये बनाया गया है, ये अंतर्वृत्त, तीनों भुजा को टच करना है। उसके बाद आता है परिवृत्त। वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है, वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है उस त्रिभुज को का परिवृत्त कहते हैं, और उस वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए इसमें कैसा है, ये तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाएगा। जैसे ये डायग्राम है, देखिए ये तो त्रिभुज नहीं है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, त्रिभुज DEF, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु हैं? 3 शीर्ष बिंदु है। देखिए DEF। तो ये वृत्त जो है बिंदु D से भी जा रहा है, बिंदु E से भी जा रहा है, बिंदु F से भी जा रहा है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जा रहा है, D से भी, E से भी, F से भी, तीनों शीर्ष बिंदुओं से जा रहा है। तो इसको बोलेंगे
परिवृत्त। परिवृत्त मतलब जो बाहर बाहर जाता है और तीनों शीर्ष बिंदुओं से होके जाता है। अब इसको खींचने के लिए क्या करते हैं, इसकी भुजाओं का कोण इसकी भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। भुजाओं का लंब समद्विभाजक जैसे देखिए ये भुजा DE है ना, तो भुजा DE का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ये भुजा FE है, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ऐसे ही आप भुजा FD का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे ना, तो वो भी इसी से होके जाएगा। तीनों भुजाओं का, इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक, इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक, और इस भुजा का इसने खींचा नहीं है, लेकिन अगर आप इसका भी खींचे तो इसी से ही होके जाता है। तो ये जहां पे जाके काटता है, अगर यहां से आप नाप के देखें तो यहां से जितना दूर F रहेगा, वहां से उतनी ही दूर D रहेगा, वहां से उतनी ही दूर E रहेगा। तो आप यहाँ पे अपना राउंडर रख के जो वृत्त बनाते हैं, वो वृत्त D से भी जाएगा, E से भी जाएगा, F से भी जाएगा। इसको बोला जाएगा परिवृत्त। इसको क्या बोलेंगे, परिवृत्त। और ये जहां जाके काटते हैं ना, उस बिंदु को बोला जाता है परिकेंद्र। उसको आप C से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, O से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। अब देखो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने के लिए बोला है। ये आप देखिए कि त्रिभुज का अंतर्वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। जो त्रिभुज का अंतर्वृत्त रहेगा वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनाने के लिए किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक खींच रहे हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि 3 कोणों के समद्विभाजक खींचिए, लेकिन आपको तीनों, जैसे देखिए एक कोण A का समद्विभाजक, कोण B का, कोण C का, पर आपको तीनों का खींचने की जरूरत नहीं है। A, B, C इन तीनों में से कोई भी 2 कोण का समद्विभाजक खींचिए, जहां काटेगा वो, ये देखो एक इसका खींच दिया, इसका खींच दिया, जहां काटेगा वहीं तीसरे का भी कटने वाला, तो तीसरा खींचने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला, कोई भी 2 कोणों का समद्विभाजक खींचो। ये देखिए त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनाने के लिए किन्हीं 2 कोणों के समद्विभाजक खींचना है। त्रिभुज का परिवृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होके जाता है, और त्रिभुज का परिवृत्त की रचना करने के लिए उसकी 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचो। इसीलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या किया उसने, ये तीसरी भुजा का नहीं खींचा, क्योंकि 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा, जैसे DE भुजा हो गई, FE भुजा हो गई, कोई भी 2 भुजा का खींच सकते हैं आप, चाहे FD का भी खींच सकते हैं। 3 भुजा में से DE, EF और FD, इन 3 भुजाओं में से किसी भी 2 भुजा का आप लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। देखिए इसने DE का खींचा है, FE का, जहां जाके काटेंगे वो परिकेंद्र हो जाएगा। तो इसलिए बोला कि त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करने के लिए उसकी 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना होता है। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है। अगर न्यून कोण त्रिभुज रहेगा तो उसका जो परिकेंद्र रहता है वो अंदर रहता है त्रिभुज के, और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो है वो कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। अगर समकोण त्रिभुज रहेगा उसका परिकेंद्र जो रहेगा ना, वो कर्ण पे जाके कर्ण के एकदम ठीक मध्य बिंदु पे काटेगा। और अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो रहता है वह, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, बाह्य भाग में। किसी भी त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में ही होता है। परिकेंद्र के लिए फिक्स नहीं है, परिकेंद्र अंदर भी हो सकता है, भुजा पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन अंतःकेंद्र जो रहता है हमेशा अंदर ही रहता है। समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त और अंतर्वृत्त की रचना करते समय उनके कोणों के समद्विभाजक भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही जगह पे काटते हैं। मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज मालूम है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, अगर उसका आप चाहे उसका परिवृत्त बनाने जाइए चाहे अंतर्वृत्त बनाने जाइए, दोनों का केंद्र एक ही जगह आएगा। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु संपाती होते हैं। संपाती मतलब क्या हुआ कि चाहे आप कोण समद्विभाजक खींचेंगे वो जहां जाके काटेगा, या लंब समद्विभाजक खींचेंगे वो जहां जाके काटेगा, दोनों समान जगह काटेंगे। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, इसीलिए वहां पे परिवृत्त और अंतर्वृत्त दोनों का केंद्र एक ही जगह होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 2:1। तो ये बेसिक है। हम लोग अगले हफ्ते 6.3 करेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगले हफ्ते आपको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखिए, क्योंकि अगला जो मैथ्स 2 का लेक्चर होगा वहां पे आपको ज्योमेट्री बॉक्स कंपलसरी है।